Assalamu alaikum students, I am your tutor Shamoon Bashir and I will teach you ECAT Mathematics of first year. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एक फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन के बाद हम फ़ंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हम किसी फ़ंक्शन का इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर चैप्टर के लास्ट पे स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n है, लास्ट पे हम रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n की डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स आज हम जो स्टार्ट है इस लेक्चर का वो फंक्शन से करेंगे। फंक्शन क्या होता है, इसमें हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इन्वर्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स लास्ट पे हम एक और इम्पॉर्टेंट यानी जो ग्रुप है, ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन को समझने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें, अगर हम डेली रूटीन में देखें, डेली की लाइफ में देखें तो हमें अपने इर्द गिर्द बहुत से रिलेशंस नज़र आते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि एक फादर और जो डॉटर हैं उनका रिलेशन है, इसी तरह से जो एक सिस्टर और ब्रदर है उनका आपस में रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशन है। ये जो है ये डेली लाइफ के जो है वो रिलेशंस हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी हमारे पास अगर कोई से दो नंबर्स हैं तो उन नंबर्स में भी रिलेशन होता है। याद रखिए कि जो मैथमेटिक्स में है दो नंबर्स में जो रिलेशन है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स रिलेशन जो है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन is the subset of Cartesian प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि बेसिकली कि रिलेशन होता क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स लेट A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets, then A cross B, और उसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि A क्रॉस B है A कॉमा B, और इसमें स्टूडेंट्स जो A है A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। तो स्टूडेंट्स बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स का, यानी दो सेट्स हमारे पास हैं और वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए। उन सेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। दो सेट्स का प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। उसको हमने डिफाइन इस तरह से किया है कि अगर हमारे पास A और B दो सेट्स हैं तो उनको स्टूडेंट्स हम किस तरह से उनका प्रोडक्ट लेंगे, इनका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में होगा। और ऑर्डर पेयर्स में स्टूडेंट्स जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में से A में से होगा और इसी तरह से जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट यानी B सेट में से होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब स्टूडेंट्स हमने देखा था कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ this Cartesian product. Relation is the subset of
कार्टीजन प्रोडक्ट। तो इस कार्टीजन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? इस पूरे सेट में से अगर हम कोई भी सबसेट ले लेते हैं तो वो सबसेट क्या कहलाएगा? वो रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि फिर फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। रिलेशन के बाद हम देखते हैं कि किसी फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम फर्दर उसके बाद फंक्शन की टाइप्स को देखेंगे। तो फंक्शन को स्टूडेंट्स डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमें दो सेट गिवन हो तो स्टूडेंट्स हमें एमसीक्यूज़ में अगर पूछा जाए कि उनमें टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे तो हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास कोई ए सेट है, ए सेट में स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 5, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास कोई बी सेट है, बी सेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो 4 है। तो स्टूडेंट्स अगर इनका जो कार्टीजन प्रोडक्ट है, कार्टीजन प्रोडक्ट का ऑर्डर पूछा जाए कि उसमें टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 5 × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 20। तो इसको स्टूडेंट्स हम एक आसान और एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और इसी तरह से बी सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 4 5, और इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी, कार्टीजन प्रोडक्ट लेते हैं, तो कार्टीजन प्रोडक्ट चूँकि ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में है तो ऑर्डर पेयर्स स्टूडेंट्स है हम पहले 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे, 1 4, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 2 4 2 5, इसी तरह से स्टूडेंट्स 3 4 और 3 5। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए क्रॉस बी लिखा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम टोटल एलिमेंट्स देखें तो ये हमारे पास 3 हैं, और यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स देखें तो ये 2 है। तो स्टूडेंट्स अगर इनका प्रोडक्ट देखें 3 × 2 तो ये हमारे पास 6 आता है, और यहाँ पे भी अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद को देखते हैं तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स वो 6 हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमने रिलेशन पढ़ा है कि इस कार्टीजन प्रोडक्ट में से आप कोई भी सबसेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सबसेट लेते हैं 1 4 2 4 और 3 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो सबसेट है इस कार्टीजन प्रोडक्ट का, तो ये एक रिलेशन कहलाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है। अब हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, और फिर हम इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड होंगी। फंक्शन। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने रिलेशन को डिफ़ाइन किया कि रिलेशन हमारे पास है दो सेट्स का, अगर हम कार्टीजन प्रोडक्ट लेते हैं उसका अगर हम कोई सबसेट लें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कार्टीजन प्रोडक्ट कहलाता है। कार्टीजन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम फंक्शन को देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन क्या है, उसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम दो सेट्स लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets, then the subset of A क्रॉस B, और A क्रॉस B का जो सबसेट है स्टूडेंट्स वो कोई ना कोई रिलेशन होगा, then the subset of A क्रॉस B will be a function if it satisfies the following properties। यानी कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास है कि हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन ऑफ रिलेशन,
जो रिलेशन है उसकी जो डोमेन है, यानी जो डोमेन है फंक्शन की, वो हमारे पास सेट ए होना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास डोमेन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, नो रेपिटेशन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी रिलेशन तब फंक्शन होगा जब उसकी जो डोमेन है वो पूरे का पूरा सेट ए होगा, पहला सेट। अगर हम प्रोडक्ट में देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखें, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में ए जो है वो पहला सेट है। तो कोई भी रिलेशन तब फंक्शन होगा जब उसकी जो डोमेन है वो ए होगी, और इसी तरह से डोमेन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तब स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। स्टूडेंट्स ए हम एक सेट लेते हैं 1 2 3, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम एक बी सेट लेते हैं, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, ए क्रॉस बी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 1 ए। 1 का हम पहले सब एलिमेंट्स के साथ स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर लिखेंगे, इसी तरह से 1 बी 1 सी 1 डी। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 ए 2 बी 2 सी, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये आएगा 2 डी। नेक्स्ट हम 3 को लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा 3 ए 3 बी 3 सी 3 डी। तो ये स्टूडेंट्स हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा। अब स्टूडेंट्स अगर हम टोटल एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो टोटल हमारे पास 12 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो है वो 12 ऑर्डर पेयर्स हैं। अब स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हैं कि किन एग्जांपल्स में हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा और कब हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसमें से एक रिलेशन लेते हैं और उसको इन प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम एक रिलेशन लिखते हैं, उसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक रिलेशन लेते हैं 1 ए। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट एलिमेंट इसे हम लिखते हैं 2 बी, और इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लिखते हैं 3 सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक रिलेशन लिया है। अब हमने चेक करना है, वी हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो स्टूडेंट्स हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि कोई भी रिलेशन तब फंक्शन होगा अगर उसकी जो डोमेन है वो पूरे का पूरा सेट ए हो, और रेंज में किसी, और उसकी जो डोमेन है उसमें किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डोमेन लिखें, अगर इस फंक्शन की अगर हम डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन या डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 1 2 3। अब स्टूडेंट्स अगर हम अपना सेट ए देखें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेट ए है, सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके डोमेन देखते हैं तो डोमेन भी हमारी 1 2 3 है। तो इसका मतलब है कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो इस पे होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी इस पे सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास जो डोमेन है उसमें किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम डोमेन देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है, और यहाँ पे हमारे पास कोई और ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें हमारे पास 1 एक से ज़्यादा दफ़ा है, या 2 एक से ज़्यादा दफ़ा है, या 3 एक से ज़्यादा दफ़ा है। तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है वो रिपीट भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो रेपिटेशन। तो ना स्टूडेंट्स उसमें रेपिटेशन है और ना ही स्टूडेंट्स आप, और दूसरा जो स्टूडेंट्स हमने जो पहली प्रॉपर्टी देखी कि हमारी जो फंक्शन है उसकी या जो रिलेशन है उसकी जो डोमेन है वो हमारा पूरा का पूरा सेट ए ही है।
तो इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज़ अ फंक्शन, ये हमारा जो रिलेशन है एक फंक्शन है। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो सेट हैं, एक सेट हमारे पास ए है, इसी तरह से दूसरा सेट हमारे पास बी है। पहला जो सेट है स्टूडेंट्स उसकी अगर हम बात करें उसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, और इसी तरह से जो दूसरा सेट है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 1 और ए का पेयर है, इसका मतलब है 1 जो है 1 का इमेज ए है, यानी 1 जो है वो ए पे मैप हो रहा है, इसी तरह से 2 जो है वो बी पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो सी पे मैप हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं नज़र आ रही, और उसके अलावा हमारी जो पूरी की पूरी डोमेन है, पूरी की पूरी डोमेन जो है वो कवर है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये रिलेशन है वो एक फंक्शन है। स्टूडेंट्स हमने रेंज में किसी किस्म की अभी कोई यहाँ पे स्टडी नहीं किया कि रेंज में अगर कोई एलिमेंट बच जाए या रेंज में कोई एलिमेंट नहीं बचता या बच जाता है तो वो फंक्शन होगा या नहीं। फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स सिर्फ हम डोमेन को देखेंगे कि डोमेन जो है पूरा का पूरा सेट ए हो और डोमेन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं, हम एक और रिलेशन इसमें से लेते हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, इसी तरह से 2 कॉमा बी और 3 कॉमा सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये रिलेशन लिया है, अब हमने इस रिलेशन को डिस्कस करना है वेदर दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स हमें यही पूछा जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें कोई रिलेशन गिवन होंगे और हमने उन रिलेशंस को देख के बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब इसमें स्टूडेंट्स हम फिर से वही दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी लिखते हैं डोमेन। डोमेन अगर देखें तो ये डोमेन हमारे पास बनती है 1 2 3, और दूसरा स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है कि जो डोमेन है वो पूरे का पूरा ए होना चाहिए, पूरा का पूरा ए है। और दूसरा स्टूडेंट्स हमने देखा कि डोमेन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है पहला और दूसरा, इसमें यहाँ पे भी 1 है और दूसरे ऑर्डर पेयर में भी 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारी जो डोमेन है उसमें रेपिटेशन है, देयर इज रेपिटेशन इन डोमेन, यानी डोमेन में रेपिटेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये वाला रिलेशन है, दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। इसको स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और इसी तरह से हमारा जो बी सेट है उसमें ए बी सी और डी हैं। तो अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स 1 जो है वो ए पे मैप हो रहा है, इसी तरह से स्टूडेंट्स 1 जो है वो बी पे भी मैप हो रहा है, इसी तरह से 2 बी पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो सी पे मैप हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांच निकल रही है, यानी जो डोमेन है वो रिपीट हो रही है। तो इसको स्टूडेंट्स और आसान वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला सेट है, पहला सेट अगर हमारे पास स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, और ये जो ए बी सी डी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये रूम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूम नंबर ए, रूम नंबर बी, रूम नंबर सी और रूम नंबर डी। तो स्टूडेंट्स आप खुद बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो स्टूडेंट नंबर 1 है एट द सेम टाइम वो रूम नंबर ए में भी मौजूद है और रूम नंबर 2 में भी मौजूद है? तो ऐसा कतन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट एक ही टाइम पे 2 कमरों में मौजूद हो। तो इसका मतलब है कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ चूँकि इस रिलेशन में डोमेन रिपीट हो रही है इसलिए ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और रिलेशन लेते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, इसको हम फर्दर और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 1 कॉमा ए और इसी तरह से दूसरा नंबर हम लिखते हैं 2 कॉमा बी।
इस रिलेशन को हम देखते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डोमेन लिखते हैं इस रिलेशन की, तो डोमेन हमारे पास बनेगी 1,2। तो चूँकि स्टूडेंट्स हमारी जो डेफिनेशन है उसमें है कि जो डोमेन है वो पूरे का पूरा सेट ए होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है 1, 2 है, और अगर हम ए सेट की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 1, 2, 3 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला रिलेशन भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो रिलेशन है उसमें जो डोमेन है वो पूरे की पूरी ए नहीं है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फंक्शन की इम्पॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जिस टाइप को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इनटू फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे पास इन टाइप्स में से पूछे जाते हैं, तो इन टाइप्स को आप गौर से सुनिएगा ताकि इनसे रिलेटेड किसी किस्म का कोई एमसीक्यूज़ आता है तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकें। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ रेंज को डिस्कस करेंगे। तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि जब हम फंक्शन की टाइप्स को देखेंगे तो सिर्फ हम उस फंक्शन की जो है वो रेंज को डिस्कस करेंगे, रेंज से रिलेटेड बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनटू फंक्शन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अ फंक्शन is said to be into function। तो स्टूडेंट्स हम किसी भी टाइप के बारे में लिखेंगे तो हम पहला जो सेंटेंस है वो सेम लिखेंगे, आ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ बी। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है ये जो सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये प्रॉपर सबसेट का है। तो अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है अगर वो बी का स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट होगा तो तब वो फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास एक सेट ए है और इसी तरह से ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेट बी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलिमेंट लेते हैं 1, 2, 3, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्स लेते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 1 को ए से मैप करते हैं और इसी तरह से स्टूडेंट्स 2 को हम ए के साथ और स्टूडेंट्स 3 को हम बी के साथ मैप करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर हम रेंज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम अपनी रेंज लिखते हैं तो स्टूडेंट्स रेंज हमारा जो फंक्शन है उसकी रेंज है ए कॉमा बी, चूँकि सी जो है वो किसी एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम बी सेट की बात करते हैं तो हमारे पास जो बी सेट है, बी सेट के अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास है ए, बी और सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारी जो रेंज है वो हमारे पास सेट बी का जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है। अगर ये केस हमारे पास होगा, अगर इस तरह का फंक्शन होगा तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। यानी अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है वो उसके सेट बी का अगर प्रॉपर सबसेट होगी तो वो फंक्शन क्या है, वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को स्टूडेंट्स हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑन टू फंक्शन है, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू सेट बी। अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है अगर वो पूरे का पूरा सेट बी है तो तब स्टूडेंट्स वो फंक्शन जो है वो ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इसको स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसको एक
एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ए सेट हमारे पास है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, और इसी तरह से हमारे पास कोई बी सेट है और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके दरमियान फंक्शन है, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास 1 जो है वो ए के साथ मैप हो रहा है, 2 स्टूडेंट्स हमारे पास सी के साथ मैप हो रहा है, इसी तरह से 3 हमारे पास बी के साथ मैप हो रहा है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4 है वो सी के साथ मैप हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इस एग्जांपल में देखें तो हमारी जो रेंज है, अगर हम अपनी रेंज की बात करते हैं, रेंज अगर हम लिखते हैं इस फंक्शन की, अगर हम रेंज लिखें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी और सी है, जो कि हमारे पास सेट बी के इक्वल है। तो अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है वो पूरे का पूरा सेट बी होगी तो स्टूडेंट्स वो फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, और इसका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा कि इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है इंजेक्टिव 1 to 1, जिसको 1 1 या इसको स्टूडेंट्स हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारा इंजेक्टिव फंक्शन क्या होगा। अ फंक्शन is said to be 1 1 or injective if। तो स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा अगर स्टूडेंट्स उस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट होना चाहिए। और नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेंज है उसमें किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, नो रेपिटेशन इन द रेंज, रेंज में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसको स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए बी सी और डी, और इनके दरमियान कोई फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 1 जो है वो ए पे मैप हो रहा है, इसी तरह से स्टूडेंट्स 2 अगर हमारे पास सी पे मैप हो रहा है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 3 जो है वो बी के साथ मैप हो रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन की अगर हम रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज स्टूडेंट्स हमारे पास है ए बी और सी, और इस रेंज को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स वो ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेट बी है उसका सबसेट है, यानी पहली कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी हमारी जो रेंज है वो हमारे बी सेट का, बी में चूँकि एलिमेंट्स ए बी सी डी है, तो हमारी जो रेंज है वो सेट बी का सबसेट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेंज है उसमें रेपिटेशन नहीं है, यानी यहाँ से जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सब का जो है वो डिफरेंट इमेज है, यानी कोई से 2 ऐसे एलिमेंट्स यहाँ नहीं हैं जिनका जो इमेज है वो सेम हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हर एक एलिमेंट का जो है वो इमेज भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब है रेंज में भी किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि बायजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड बायजेक्टिव है उसमें स्टूडेंट्स जो बाय का वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर 2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जेक्टिव्स हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास ये कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर हम जेक्टिव्स की बात करें तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन होता है और एक सरजेक्टिव फंक्शन होता है, इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम मिला लें तो वो बायजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो,
ऐसा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने स्टूडेंट जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारे पास जो इंजेक्टिव फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ बी, वो बी सेट का जो है वो रेंज जो है वो सबसेट होगी बी का, और उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होगी। और दूसरा स्टूडेंट्स हमने जो सरजेक्टिव फंक्शन देखा था, सरजेक्टिव फंक्शन में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारे पास जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो बी के इक्वल होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास लिखा है कि रेंज जो है वो बी के इक्वल हो, और यहाँ पे लिखा है रेंज जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, चूँकि हम जानते हैं कि हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट भी होता है, तो वो चीज़ इसमें कवर होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, यानी जो 1 1 और ऑन टू दोनों है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और इसी तरह से हमारे पास कोई बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। तो इनके दरमियान एक फंक्शन है, और ये फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा अगर हर एक का स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट है उसका एक सेपरेट इमेज होगा, और हमारे पास कोई किसी किस्म की रेपिटेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 1 जो है वो ए पे मैप हो रहा है, 3 बी पे मैप हो रहा है, 2 डी पे, और 4 जो है वो सी पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म की कोई रेपिटेशन भी नहीं है, और हर एक एलिमेंट का एक सेपरेट इमेज है। तो ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे एमसीक्यू से रिलेटेड और यहाँ पे वैसे कॉन्सेप्चुअल बात जो है कि हमारे पास जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उन फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी स्टूडेंट्स उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन है, और अगर हम इस तरफ चलते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस फंक्शन का इन्वर्स होगा। यानी अगर किसी फंक्शन की हम डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देते हैं तो वो उसका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो नोट लिखेंगे कि इन्वर्स इफ अ फंक्शन is bijective, then its inverse exists। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो तब उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन हमारे पास है 1 2 4 5 और 6 7। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है। अगर हमें एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि इस रिलेशन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना बहुत आसान है, चूँकि इसमें स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज होता है। तो इनकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास जो है वो उस फंक्शन का इन्वर्स होगा। यानी ये हमारे पास बनेगा 2 1 5 4 और 7 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस रिलेशन का जो है वो इन्वर्स आ गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो फिर हम फंक्शन की वही दो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो डोमेन है वो हमारा जो सेट ए है वो पूरा का पूरा होना चाहिए, और इसी तरह से डोमेन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को डिस्कस करें, वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात करें, तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एक वर्टिकल लाइन की हेल्प से ये चेक करते हैं कि हमारा कोई फंक्शन, हमारा कोई दिया गया रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सर्कल की अगर हमें
इस सर्कल की अगर हम बात करें, इस सर्कल के बारे में अगर हमें पूछा जाए कि चेक करें कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम इसके ग्राफ के अंदर विद इन द शेप हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल लाइन अगर इसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो तब ये फंक्शन नहीं होगा। अगर इसको सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वर्टिकल लाइन तब ये फंक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इस ब्लू लाइन की जो कि एक वर्टिकल लाइन है, इसको अगर हम देखें तो ये सर्कल को ए पॉइंट और सर्कल को बी पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो शेप है या जो सर्कल है वो एक फंक्शन की एग्जाम्पल नहीं है। उसके रीज़न स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास x की कोई वैल्यू होगी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इस x की वैल्यू के अगेंस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक, यहाँ पे हमें इमेज मिल रहा है और एक यहाँ पे हमें एक वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, यानी एक वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास 2 इमेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स चूँकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वैल्यू के अगेंस्ट 2 इमेजेस हैं, या अगर हम कहें कि हमारी डोमेन रिपीट हो रही है, तब वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। वर्टिकल लाइन टेस्ट किसी भी रिलेशन को फंक्शन चेक करने के लिए या किसी भी फिगर को फंक्शन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ के ऊपर, अगर वो उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन होगा, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के एक लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एक ग्रुप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में जब हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, तो स्टूडेंट्स उसमें हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले उनमें जो प्रॉपर्टी थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि इन्वर्स एलिमेंट क्या है, और इन्वर्स एलिमेंट के बाद स्टूडेंट्स हमने एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ग्रुप को डिस्कस करने से पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ के को देखते हैं और बारी बारी देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट 2 को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट 3 को, या फर्स्ट 4 या फर्स्ट 5 को सेटिस्फाई करे तो उसको क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर कोई सेट पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम ग्रुपॉइड कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड एक ऐसा सेट होता है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, उन नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे कि अगर कोई सेट पहली प्रॉपर्टी, और पहली प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि तरतीब से मैंने लिखी है तो पहली प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो ग्रुपॉइड कहलाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर कोई सेट पहली दो प्रॉपर्टीज़ उसमें अब कौन सी आएंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो अगर कोई सेट पहली दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो स्टूडेंट्स उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे, सेमी ग्रुप। और इसमें स्टूडेंट्स पहली दो प्रॉपर्टीज़ हैं
पहली दो प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे है कि क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर कोई सेट पहली तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी और आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर उसमें मौजूद है, तो स्टूडेंट्स ऐसे सेट को हम मोनोइड कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं, और फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसी तरह से अब स्टूडेंट्स हम इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर कोई सेट जो है वो पहली चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, पहली चार मतलब क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट भी अगर उसमें मौजूद है, यानी पहली चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे सेट को हम ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप क्या है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, कि ऐसा सेट जो कि पहली चार, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी यानी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तो ऐसा सेट जो है वो ग्रुप कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं। अब पांच प्रॉपर्टीज़ की अगर बात हो, पांच प्रॉपर्टीज़ की अगर हम डिस्कशन करें, तो पांच प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आएगी। अगर कोई सेट इन पांच प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तो स्टूडेंट्स उसको अबिलियन ग्रुप, अबिलियन या उसको स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहेंगे। और इसमें स्टूडेंट्स पांच की पांच प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इन्वर्स और पांचवी कम्यूटेटिव। तो इन चीज़ों को स्टूडेंट्स हम ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं, एमसीक्यूज़ में भी हमें पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है, अगर वो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, वो ग्रुपॉइड। अगर पहली दो हैं तो सेमी ग्रुप, पहली तीन है तो मोनॉइड, पहली चार हैं तो ग्रुप, और अगर पाँच की पाँच है और वो स्टूडेंट्स क्या होगा, अबिलियन। स्टूडेंट्स अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक तरतीब के साथ हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देख भी लिया कि ऐसा सेट जो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है वो ग्रुप कहलाता है। उसको अगर यहाँ पे हम डिफाइन करें, अ सेट is called a group, और उसको स्टूडेंट्स हम G कॉमा स्टार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सेट जो है वो ग्रुप कहलाएगा G अंडर स्टार। अब G अंडर स्टार का मतलब है कि ग्रुप अंडर द गिवन ऑपरेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी ऑपरेशन, यानी हमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पूछा जा सकता है कि चेक करें ग्रुप है या नहीं, या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पूछा जा सकता है कि वो ग्रुप है या नहीं। अ सेट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप, जिसको हमने ऑर्डर पेयर जी कॉमा स्टार से रिप्रेजेंट किया है। अ सेट इज कॉल्ड अ ग्रुप if it satisfies the four properties। और उन चार प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ जो होनी चाहिए। अगर कोई सेट इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो अंडर द गिवन ऑपरेशन जो है वो ग्रुप कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक एग्जांपल है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसको हमने अंडर प्लस यानी अंडर एडिशन देखना है कि ये ग्रुपॉइड है या सेमी ग्रुप है या मोनॉइड है या ग्रुप है या बिलियन ग्रुप है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक एमसीक्यू है कि हमें चेक करना है कि ये सेट जो है वो इन सब में से किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर किसी सेट में से हम दो एलिमेंट लें, उन्हें ऐड करें, वापस अगर उसी सेट में आंसर आ जाए, तो हम कहते हैं कि द सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या उस सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। अब स्टूडेंट्स अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन,
अगर स्टूडेंट्स हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो भी एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो ग्रुपॉइड भी कहलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, कि तीन नंबर्स हैं, अगर हम उनको इस अरेंजमेंट या इस अरेंजमेंट के साथ ऐड करते हैं तो वो दोनों तरफ हम सेम आंसर मिलेगा। चूँकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी इस पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो एक सेमी ग्रुप भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं मोनॉइड। मोनॉइड के लिए स्टूडेंट्स है कि हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट मोनॉइड है या नहीं, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। चूँकि स्टूडेंट्स हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको चेक कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये जो ज़ीरो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और ज़ीरो इस सेट का पार्ट नहीं है, ज़ीरो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी है यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फाइनल डिसीजन है, चूँकि स्टूडेंट्स अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर हम उससे फर्दर प्रॉपर्टीज़ को चेक नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन जो है वो एक स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वो एक सेमी ग्रुप है। तो ये स्टूडेंट्स हमें पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हमारे पास है सेमी ग्रुप। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अगर हमें ये क्वेश्चन आता है कि इंटीजर्स को अंडर एडिशन हमने चेक करना है कि वो ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, मोनॉइड है, ग्रुप है या अबिलियन ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इंटीजर्स की बात करें, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो भी एक इंटीजर ही आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस पे होल्ड करेगी, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इंटीजर्स का सेट देखें तो हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। तो ये हमारे पास एक और एमसीक्यूज़ है कि हमें स्टूडेंट्स इंटीजर्स के बारे में पूछा गया है कि ये हमारे पास जो है वो इन चारों में से या इन पांचों में से किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, चूँकि दो इंटीजर्स का जो सम है वो इंटीजर ही है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस पे होल्ड करेगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, चूँकि अंडर एडिशन इसको हम देख रहे हैं, तो 0 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि इस सेट में मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इन्वर्स की बात करें, चूँकि हम इसको अंडर एडिशन देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें हर एक एलिमेंट का जो एडिटिव इन्वर्स है वो मौजूद है। यानी अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 का एडिटिव इन्वर्स है -1, अगर हम 2 की बात करते हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स है -2, यानी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। तो इन्वर्स भी मौजूद है, पहली 4 प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स होल्ड कर गई, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंटीजर्स का सेट है अंडर एडिशन वो एक ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप है या नहीं उसके लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स हमारे जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का जो सेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो इसका मतलब है कि हमारे इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ का आंसर होगा कि जो जी है या जो इंटीजर्स हैं अंडर एडिशन क्या है, वो अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमें ये अंडर मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए कि इंटीजर्स को, यही एमसीक्यूज़ अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, तो स्टूडेंट्स अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो इंटीजर्स ही आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एसोसिएटिव भी इसमें होल्ड करेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स चूँकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि इस सेट का पार्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन्वर्स एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम 2 को ही लेते हैं, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है 1/2। अब 1/2 अगर हम इस सेट में से ढूंढे तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो अंडर
मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप नहीं है। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स हम इसका नाम रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें चूँकि इस क्वेश्चन में अगर हमें ग्रुप के बारे में पूछा जाता है तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स कि अगर हमें रियल नंबर्स के बारे में पूछा गया है कि रियल नंबर्स को अंडर मल्टीप्लिकेशन बताएं कि ये ग्रुप है या नहीं है, कि रियल नंबर्स को हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना है कि वेदर दिस सेट इज़ अ ग्रुप और नॉट। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर्स को, दो रियल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर रियल नंबर आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस पे होल्ड करेगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है 1, तो 1 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, वो भी इस सेट में मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इन्वर्स पे आके अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स रियल नंबर्स में हर एक नंबर का इन्वर्स भी मौजूद है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता और जिसकी वजह से ये वाला जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है। वो ऐसा एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं तो ज़ीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम ढूंढने की या बनाने की कोशिश करते हैं तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1/0 की फॉर्म में, और 1/0 जो है स्टूडेंट्स ये अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब हुआ कि जो रियल नंबर्स हैं उसमें अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो हमें हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा, लेकिन ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। तो स्टूडेंट्स अगर एक एलिमेंट पे भी वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि ओवरऑल उसको हम कहेंगे कि उस सेट पे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, यानी जो इन्वर्स एलिमेंट है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पूछा जाता है कि रैशनल्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप है या नहीं, तो इसमें भी हम सेम रीज़न देंगे कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम देखें 1/0 जो कि अनडिफाइंड नंबर है तो उसका यानी ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप नहीं है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n है वो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें स्टूडेंट्स एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n-1। यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n है तो उसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 यानी उस एलिमेंट से एक कम एलिमेंट तक जो है वो स्टॉप होंगे। यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 3 है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2। तो जो क्लास होगी यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें चूँकि हमारे पास n है, यहाँ पे n हमारे पास 3 है, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट चूँकि 0 से स्टार्ट होंगे 0, 1, 2 और n हमारा है 3, तो यहाँ पे 3-1 हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2। तो जो क्लास होगी उस क्लास से एक नंबर पहले तक जो है वो सेट होगा। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास n4 है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे, एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे 0, 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टेबल डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो रेजिड्यू क्लास है या जो मॉडुलो n है उसका हम एडिशन टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, या उसके बाद अगर हम मल्टीप्लिकेशन टेबल देखते हैं तो वो किस तरह से और उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 की ही बात करते हैं तो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का हम देखते हैं कि एडिशन टेबल हम किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और इस टेबल में स्टूडेंट्स हम इन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे 0, 1, 2 और 3। 0, 1,
2 और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है 3 इसको लिखेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी साइड पे भी हम इन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे 0, उसके बाद स्टूडेंट्स 1, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 और लास्ट पे स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे हम जो लास्ट एलिमेंट है यानी 3 इसको लिखेंगे। स्टूडेंट्स हमने चूँकि इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका टेबल बनाना है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने का तरीका है स्टूडेंट्स वो हम देखते हैं। 0 में हम 0 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। 0 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास 2 आएगा। 0 में 3 ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 1 में 0 ऐड करेंगे हमारे पास 1 आंसर आएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 2। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम 1 में 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। अब स्टूडेंट्स 1 में 3 ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 आया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इस रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 की बात करते हैं तो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 में हमारे पास सेट में जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे हमारे पास 3 से ऑनवर्ड कोई एलिमेंट नहीं है, यानी जो क्लास होगी वो एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं होगा। यानी 4 से पहले जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ हमारे पास 3 तक जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स हमें वैसे तो यहाँ पे लग रहा है कि अगर हम 1 में 3 ऐड करें तो हमारे पास वो यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हाल इसका जो आंसर है वो 4 नहीं है। फिर आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? टेबल में जब भी हम रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n किसी भी रेजिड्यू क्लास का जो है वो एडिशन टेबल बनाएंगे तो हम याद रखेंगे कि हमारे जो आंसर्स हैं वो भी हमारे सेट का ही हिस्सा होने चाहिए, सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये रेजिड्यू क्लास है, रेजिड्यू का मतलब ये भी है कि जो बाकी बचे। अब इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि हमारे पास 4 आंसर आया है, 4 जो है वो इन एलिमेंट्स में नहीं है, या 4 हमारी क्लास है, यानी क्लास या उससे बड़ा एलिमेंट अगर आएगा तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि उस नंबर को अपनी क्लास से डिवाइड करेंगे। ये हमारा आंसर आया था एडिशन करके और ये स्टूडेंट्स हमारी क्लास है, रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है। तो इसको स्टूडेंट्स इनको हम डिवाइड करेंगे 4 1 टाइम्स 4 और जो बाकी बचेगा, रेजिड्यू का मतलब होता है जो बाकी बचेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आंसर हम लिखेंगे 0। ज़ाहिरन तौर पर हमें स्टूडेंट्स 4 लग रहा था लेकिन हम 4 नहीं लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 को क्लास से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा नंबर है, अब जो तीसरा नंबर है उसको ऐड करेंगे। 2 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 2 ऐड किया तो 4। तो 4 को स्टूडेंट्स फिर हम उसी तरह से डील करेंगे तो 4 को हम क्लास से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा, जो चीज़ बाकी बचेगी उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 2 में 3 ऐड करें तो 5। अब 5 को भी देखें तो 5 भी इस क्लास का या इस सेट का हिस्सा नहीं है। तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5 और उसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे अपनी क्लास से, और क्लास हमारी है 4। तो 4 1 टाइम्स 4 और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 1। नेक्स्ट इसी तरह से स्टूडेंट्स हम 3 को ऐड करते हैं। 3 में 0 ऐड करें हम 3 आएगा। 3 में 1 ऐड किया तो स्टूडेंट्स 4 आएगा, और 4 का स्टूडेंट्स चूँकि हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे 0। फिर स्टूडेंट्स 3 में 2 ऐड करेंगे। 3 में 2 ऐड किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आएगा, और 5 का जो रिमाइंडर आया था वो था 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। इसी तरह 3 में 3 ऐड करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो 6 बनता है। तो 6 को स्टूडेंट्स हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 टाइम 4 और यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो ये है स्टूडेंट्स रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n का एडिशन टेबल बनाने का प्रोसीजर। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि हमें कोई सेट दिया गया है, जैसे यहाँ पे हमारे पास रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है, तो MCQs हमारे पास आएगा कि हमने इसको चेक करना है कि ये अंडर दिस ऑपरेशन या अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है। अगर अबिलियन ग्रुप भी है तो फिर उसके बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको अगर हम ग्रुप चेक करते हैं तो ग्रुप चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमें 4 प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्लोजर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि अगर हम 2 सेट्स को ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है अगर उसी सेट में आएगा तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो अंडर एडिशन क्लोज्ड है या उस सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने इस सेट के जो एलिमेंट्स थे उनकी ऑल पॉसिबल एडिशंस को यहाँ पे लिखा है, तो इन सारे नंबर्स को अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो सारे के सारे आंसर्स हैं वो सेट का हिस्सा हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सेट को लिखें तो सेट हमारे पास है 0 1 2 3। अब स्टूडेंट्स इन सारे आंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे आंसर्स हमारे सेट का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब है कि इस सेट पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम एसोसिएटिव को देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 3 एलिमेंट्स को लेते हैं 1 2 3 तो इनको हम 2 तरह से ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों तरफ सेम आंसर आता है, यानी 1 प्लस और 2 + 3 स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 5, लेकिन हम 5 नहीं लिखेंगे। 2 + 3 स्टूडेंट्स अगर हम करें तो हमारे पास आता है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ 1 + 2 3, 3 + 3, तो 1 + 1 हमारे पास आएगा 2, और यहाँ पे 3 + 3 अगर देखें, 3 + 3 देखें तो हमारे पास आंसर है 2। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस सेट पे होल्ड हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं तो हमें देखना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है या नहीं, यानी हमने देखना है कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो 0 है, 0 की अगर हम बात करें तो 0 को स्टूडेंट्स अगर हम सेट के किसी भी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो वापस हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो इसका मतलब है कि 0 जो है वो इस सेट की आइडेंटिटी है जो कि इस सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेट का हिस्सा है जो कि 0 है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी भी इस पे होल्ड कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें हम देखेंगे वो है इन्वर्स। अब देखेंगे कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स इसमें मौजूद है या नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे पास ये सेट है 0 1 2 3, तो वो जब भी उनके माइंड में इन्वर्स आता है तो वो यही समझते हैं कि जो नंबर है उसके ऑपोजिट साइन का जो नंबर है वो उसका एडिटिव इन्वर्स है। तो वो क्या देखेंगे कि वो यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 2 3 के एडिटिव इन्वर्स यानी 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3 इसमें मौजूद नहीं है, तो ये सेट जो है इस पे इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। ये बिल्कुल गलत बात है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें इन्वर्स किस तरह से चेक करना है, तो याद रखिएगा कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, आम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें इन्वर्स देखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। और अगर हम रेजिड्यू क्लास की या अगर हम मॉडुलो n की बात कर रहे हैं तो इस केस में स्टूडेंट्स जो आपका इन्वर्स है वो ढूंढने का तरीका फ़र्क है। अब इन्वर्स की डेफिनेशन को याद रखें। जिस स्टूडेंट को इन्वर्स की डेफिनेशन याद होगी वो आसानी से स्टूडेंट्स हर एक एलिमेंट का इसमें से इन्वर्स देख सकता है। स्टूडेंट्स अगर हम इन्वर्स की एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई एक नंबर ऐसा है तो स्टूडेंट्स इसका जो इन्वर्स है एक ऐसा एलिमेंट है, अगर हम उस नंबर को इन्वर्स में ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी आता है। तो कोई भी एलिमेंट और अगर उसके इन्वर्स को हम ऐड करें
तो हमारे पास अगर आइडेंटिटी आए तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट ए है उसका जो इन्वर्स है वो ए डैश है। तो यहाँ पे सिर्फ ये काम करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें आइडेंटिटी को देखना है, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि इस जो सेट है उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो वो स्टूडेंट्स हम पिछली प्रॉपर्टी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस सेट की जो आइडेंटिटी है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अब हमारे लिए ये प्रॉपर्टी बहुत आसान हो गई। अब हम देखेंगे कि हम कौन से एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास ज़ीरो आंसर आता है। जिन एलिमेंट्स को ऐड करने से ज़ीरो आएगा एलिमेंट, वो एक दूसरे का क्या होंगे, वो इन्वर्स होंगे। तो और भी आसान स्टूडेंट्स अगर हम टेबल में देखें, टेबल में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारे पास ज़ीरो किस किस पोजीशन पे लिखा है, यहाँ पे और यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये ज़ीरो हमारे पास, ये वाला ज़ीरो हमारे पास किस तरह आया, इन ज़ीरोज़ को ऐड करने से। तो इसका मतलब हुआ कि ज़ीरो का जो इन्वर्स है वो ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो किस तरह से आया है, 1 में 3 ऐड करने से। तो इसका मतलब है कि 1 का जो इन्वर्स है वो 3 है। इसी तरह से ये ज़ीरो किस तरह से आया, 2 को 2 में ऐड करने से। तो इसका मतलब है 2 का जो इन्वर्स है वो 2 है। और ये ज़ीरो किस तरह से आया, 3 में 1 ऐड करने से ज़ीरो आया। इसका मतलब है कि 3 का जो इन्वर्स है वो 1 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बना कि 0 का जो इन्वर्स है वो 0 है, 1 का जो इन्वर्स है स्टूडेंट्स अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 का जो इन्वर्स है वो 3 है, 2 का इन्वर्स 2 है और जो 3 है उसका इन्वर्स जो है वो 1 है। अब स्टूडेंट्स इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी यानी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स उसमें मौजूद है, तो ये प्रॉपर्टी भी इस पे सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 प्रॉपर्टीज़ इस पे होल्ड कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो सेट है रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4, ये ग्रुप है अंडर एडिशन। अब इसको अगर हमने अबेलियन ग्रुप चेक करना है तो स्टूडेंट्स फिर हम 5वीं प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो 5वीं प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास कम्यूटेटिव थी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास थी कि अगर हम दो एलिमेंट्स को इस पोजीशन पे ऐड करें या इस पोजीशन पे ऐड करें हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। स्टूडेंट्स 2 को अगर हम 3 में ऐड करें तो हमारे पास 1 आता है, इसी तरह से 3 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है वो अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, अबेलियन ग्रुप। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n है, इस चीज़ को आप MCQs के लिए और इसको जनरली भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n है वो अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो कोई भी सेट ले ले रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n में तो वो सेट जो है वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n is abelian group under addition। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट सेट को हम डिस्कस करते हैं, एक और हम MCQs को देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स हैं और इसमें हमें क्वेश्चन अगर MCQs में पूछा जाए कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट को सर्च करें कि इन दोनों में से आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इसका एडिशन टेबल बनाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें दो इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करें, अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो भी एक इवन नंबर आता है। इसी तरह से अगर इवन नंबर में ऑड ऐड करें, इवन नंबर में कोई ऑड नंबर ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑड नंबर आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम ऑड नंबर में इवन ऐड करते हैं, ऑड नंबर में अगर इवन ऐड करें तो स्टूडेंट्स ये वही कैसा, ऑड नंबर में इवन ऐड करें तो वापस हमारे पास जो है वो ऑड नंबर आता है।
इसी तरह ऑड में ऑड ऐड करें, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ऑड में ऑड ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो एक इवन नंबर आता है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी से मुराद एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम किसी सेट में ऐड करें तो उस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो फिर क्या होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हम इवन में इवन ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो इवन आता है। इसी तरह से इवन में स्टूडेंट्स ऑड ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑड आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम ऑड में स्टूडेंट्स इवन ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑड आएगा, और इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑड में हम ऑड ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो इवन नंबर आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी चूँकि एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी सेट में ऐड करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा सेट है जिसको किसी सेट में ऐड करने से उस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इवन नंबर्स की बात करते हैं तो इवन को स्टूडेंट्स अगर हम इवन में ऐड करते तो वापस हमें वो इवन ही देता है। इसी तरह से इवन को अगर हम ऑड में ऐड करते हैं तो वो ऑड पे कोई फ़र्क नहीं डालता, वो हमें वापस ऑड ही देता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें यहाँ से क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज आए कि इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, तो वो स्टूडेंट्स हमारा होगा इवन नंबर। इवन नंबर इस सेट की आइडेंटिटी है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स एक लास्ट बात जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ए बी का इन्वर्स है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास याद रखिएगा कि पहले बी इन्वर्स आएगा फिर ए इन्वर्स आएगा। इसी तरह से अगर ए बी सी है तो इस पे स्टूडेंट्स अगर हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो लास्ट क्वांटिटी मतलब आखिर से हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो ये बनेगा सी इन्वर्स। इसी तरह से ये हमारे पास आएगा बी इन्वर्स और ये हमारे पास आएगा ए इन्वर्स। और स्टूडेंट्स हम दो और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनमें से पहला जो एमसीक्यूज़ है वो हमें पूछा जाता है कि किसी सेट की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक यूनिक एलिमेंट होता है। यूनिक एलिमेंट का मतलब है कि किसी भी सेट में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं हो सकते। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करते हैं तो स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ज़ीरो जो है वो होती है आइडेंटिटी, और इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो हमारे पास 1 होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास किसी भी सेट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज a unique एलिमेंट, यानी एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और दूसरा स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ग्रुप से रिलेटेड है कि किसी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके इन्वर्स क्या होंगे। स्टूडेंट्स अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं और इंटीजर्स में से अगर हम 2 को लेते हैं और इसके हम एडिटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें तो 2 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -2 होगा। -2 के अलावा हमें कोई भी एडिटिव इन्वर्स 2 का नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी सेट का जो इन्वर्स है, हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो भी क्या है, वो एक यूनिक एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इन्वर्स is also a unique element, कि किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो सिर्फ एक ही होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 के इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर भी हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, उनसे अलावा स्टूडेंट्स जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है नंबर 1, फर्स्ट एमसीक्यूज है अ रिलेशन इज़ फंक्शन इफ़। बेसिकली हमें यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है कि फंक्शन क्या होता है। पहली ऑप्शन हमारे पास है जी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू ए। सेकेंड ऑप्शन है
नो रेपिटेशन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और थर्ड ऑप्शन है नो रेपिटेशन इन रेंज ऑफ द फंक्शन, और हमारे पास जो डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं फंक्शन की बारे में जब हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया था कि कोई भी रिलेशन या फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो पहला सेट होना चाहिए, पूरे का पूरा सेट होना चाहिए, और इसी तरह से डोमेन में स्टूडेंट्स किसी किस्म की कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस थी। तो यहाँ पे अगर हम पहली दो कंडीशंस को देखें तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होंगी, तो तब हमारे पास कोई भी जो रिलेशन है वो फंक्शन बनेगा या फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन फिर यही हुई कि हमारे पास जो डोमेन है वो एक इक्वल होनी चाहिए और डोमेन में किसी किस्म की कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। और ये पहले दोनों आंसर हमारे पास जो है वो मिलकर फंक्शन बनाते हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो डी ऑप्शन है यानी बोथ ए एंड बी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन हुई वो है बोथ ए एंड बी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ में हमें जो है वो एक पिक्टोरियल क्वेश्चन दिया गया है, पिक्चर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। दो सेट हैं हमारे पास। पहले सेट में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3, और दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 जो है वो ए के साथ मैप हो रहा है, 1 जो है फिर सी के साथ भी मैप हो रहा है, 2 जो है वो बी के साथ मैप हो रहा है, और 3 जो है वो डी के साथ मैप हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे पास ये जो पिक्चर है, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, इनटू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। अब स्टूडेंट्स फंक्शन का अगर हम पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलें तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में हमने देखा कि हमारे पास जो डोमेन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसको स्टूडेंट्स हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर अगर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास बनेंगे 1 ए, 1 का ए के साथ, फिर स्टूडेंट्स 1 का अगर हम देखें तो सी के साथ भी ऑर्डर पेयर बन रहा है, उसके बाद 2 का बी के साथ है, और फिर 3 का डी के साथ। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हम, डायरेक्ट हम जो है वो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहले दो पेयर हैं इसमें जो डोमेन है वो रिपीट हो रही है। यहाँ पे भी हमारे पास 1 ए के साथ पेयर है और 1 का सी के साथ भी पेयर है। तो एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और ये अगर क्लासरूम्स हैं तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो रूम नंबर ए में भी मौजूद हो और सी में भी मौजूद हो। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो बी ऑप्शन है कि नॉट अ फंक्शन, कि ये जो है वो एक फंक्शन, दिस पिक्चर इज़ बेसिकली नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम तीसरे एमसीक्यूज़ की तरफ चलें, थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है अ फंक्शन इज़ इनटू। कोई भी फंक्शन इनटू कब कहलाता है? इफ़ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये ऑप्शन है। रेंज ऑफ द फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सी ऑप्शन है डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, या रेंज ऑफ द फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन इनटू फंक्शन कब कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होगी, डेफिनेशन याद होगी तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो एमसीक्यूज़ का आंसर भी फ़ौरन से आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हमारी जो रेंज है, फंक्शन की रेंज अगर बी का प्रॉपर सबसेट होगी तभी हमारा जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। यानी बी में दिया गया जो ऑप्शन है यानी रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का, तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चौथा जो है फिर से एक पिक्टोरियल क्वेश्चन है हमारे पास। दो सेट गिवन है, पहला सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स और दूसरे सेट में ए बी सी, और यहाँ पे डिफरेंट मैपिंग्स हैं हमारे पास। 1 जो है वो ए के साथ मैप है, 2 सी के साथ, 3 बी के साथ और 4 सी के साथ। अब क्वेश्चन क्या है कि इस डैश
ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, या नन ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स अगर हम रेंज की बात करते हैं, अगर हम रेंज को देखें तो अगर हम देखें तो हमारी पूरी की पूरी रेंज कवर हो रही है। यानी अगर हम रेंज की बात करें तो हमारी जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ए बी सी, और रेंज ऑफ द फंक्शन अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी जो है वो बी के इक्वल है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन अगर बी के इक्वल हो तो वो जो है क्या कहलाता है, वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फिर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन के हमारा जो ये फंक्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पिक्चर है ये ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। MCQs नंबर 5 हमारे पास है कि एन इंजेक्टिव फंक्शन, अब इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एन इंजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच पहली ऑप्शन है रेंज इज सबसेट ऑफ बी, डोमेन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फिर सी ऑप्शन है नो रेपिटेशन इन रेंज, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। अब इंजेक्टिव फंक्शन को अगर हम देखें, लेक्चर के दौरान भी हमने डिस्कस किया कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स दो प्रॉपर्टीज़ थी। एक प्रॉपर्टी थी कि इसकी जो इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है जो है वो बी सेट का सबसेट होनी चाहिए, और एक इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा था कि इसमें जो रेंज है उसमें किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, नो रेपिटेशन इन रेंज। अब अगर हम पहली यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम पहली और तीसरी बात को देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन के लिए ही दोनों बातें हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है यानी बोथ ए एंड सी, ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अ सेट इज मोनोइड इफ इट होल्ड्स। एक सेट मोनोइड होगा अगर वो, ए ऑप्शन है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता हो, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कोई भी सेट मोनाइड कहलाएगा अगर वो क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे, और आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करे। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो वो सेट क्या कहलाता है, वो मोनोइड कहलाता है। तो ऑप्शंस में पहली जो ऑप्शन है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए मोनोइड के लिए, एसोसिएटिव भी करनी चाहिए, आइडेंटिटी भी करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ऑल ऑफ दिस ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती होंगी तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या मोनोइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ बिलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड या ग्रुप। तो स्टूडेंट्स हम जल्दी से जो है वो देखते हैं। अगर हम देखें तो दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर्स का जो सेट अगर लिखूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी करती है। तीन अगर एलिमेंट्स की पोजीशन को हम चेंज करके ऐड करते हैं तो हमें जो है वो बोथ साइड पे सेम आंसर मिलता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रहे हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी इसमें होनी चाहिए। अब ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है और ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। इसका मतलब है कि इस पे जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो तीसरी प्रॉपर्टी से आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ पहली दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा एसोसिएटिव। तो कोई सेट अगर सिर्फ पहली दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो वो क्या कहलाता है, वो सेमी ग्रुप कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेमी ग्रुप बनाता है। नंबर 9 है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और इस सेट में हमारे पास एक इवन एलिमेंट्स का सेट है और एक ऑड एलिमेंट्स का सेट है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि चूँकि दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि ई में हम क्या ऐड करें कि वापस ई मिले,
और ओ में हम क्या ऐड करें कि हमें वापस ओ ही मिले, तो फिर यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी आपको वो फिर इस सेट की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाए। अब स्टूडेंट्स हम अगर दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, हम दो इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो भी इवन आता है, यानी इवन में इवन ऐड करें तो वापस हमें क्या मिलता है, इवन। अब ऑड में देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑड में पहले हम ऑड ऐड करके देखते हैं। 3 में स्टूडेंट्स अगर हम 3 ऐड करते हैं, 3 में 3 ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 6 आया, यानी ऑड में अगर ऑड ऐड करें तो हमें इवन मिलता है। तो अब ऑड में स्टूडेंट्स जो है वो हम इवन को ऐड करके देखते हैं, ऑड में इवन को ऐड करके देखते हैं तो वापस स्टूडेंट्स हमें 5 मिला जो कि हमारा ऑड ही है, यानी ऑड में इवन ऐड किया तो वापस क्या मिल गया, हमें ऑड ही मिल गया। यानी यहाँ पे ऑड में भी इवन को ऐड करें तो वापस हमें क्या मिलता है, ऑड मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इस सेट की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, वो इवन नंबर्स हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी एमसीक्यूज़ हो तो वो लाजमी कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में सीखा, रिलेशन के बारे में सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा और फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस किया। फिर हमने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा और साथ साथ स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक ग्रुप क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या है, सेमी ग्रुप, मोनाइड और ग्रुप के बाद अबिलियन ग्रुप क्या होता है, इनकी डिस्कशन की, इनकी हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ किए और फिर स्टूडेंट्स लास्ट में हमने रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एन को डिस्कस किया और फिर लास्ट में हमने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की और इस चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखेगा, तो ताकि आपकी हर तरह की कन्फ्यूजन को हम दूर करें। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।